हेलो फ्रेंड्स, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट दो पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी बताया है और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताया था। हालांकि इस लेक्चर में मुझे आपको माइकलसन मोल्डे एक्सपेरिमेंट पढ़ाना था, लेकिन क्योंकि सूडो फोर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिलेटिविटी में ही आता है, तो पहले हम सूडो फोर्स के बारे में या फिक्टिशियस फोर्स या फिर एपिरेंट फोर्स जो एक्चुअली में फोर्स जो फिजिकल फोर्स नहीं होते हैं, दैट मीन्स कि कॉन्टेक्चुअल फोर्स जो हम लगाते हैं, इस तरह के फोर्स नहीं है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से न्यूटन के लॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम नहीं लगा पाते हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सूडो फोर्स के बारे में। तो पिछले लेक्चर आई होप आपने देखा ही होगा, जिसमें मैंने आपको इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम इसके बारे में अच्छे से बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चार तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं। एक ऐसा जो रेस्ट में हो, दूसरा जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो, थर्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा हो और फोर्थ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिसमें से हमने इन दोनों फोर्स को, जो कि रेस्ट में था, जिसके लिए वेलोसिटी की वैल्यू 0 थी, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, और जिसके लिए v कांस्टेंट था, इन दोनों को आपने बोला था कि ये दोनों इनर्शियल फ्रेम होते हैं। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम दैट मीन्स कि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन हम इस इनर्शियल फ्रेम में लगा सकते हैं, लेकिन एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हैं। वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रूव करके दिखाया था। उसमें भी ये कंडीशन बताई थी कि v जब वेरी वेरी लेस देन c है, दैट मीन्स कि जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिसका मास है और मास इतना है कि वो उसकी स्पीड कंपैरेबल टू वेलोसिटी की स्पीड की नहीं हो सकती है, तब उस कंडीशन में हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं और न्यूटन के लॉस में लगाते हैं। अब सेकंड है कि ए अगर 0 नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, किसी भी फ्रेम में अगर एक्सेलरेशन है या फिर कोई फ्रेम यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा कांस्टेंट। अब ये ध्यान रखना है आपको, इसमें ए कांस्टेंट है या फिर ओमेगा कांस्टेंट है। हमें उन कंडीशंस की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें ओमेगा चेंज हो रहा है, ठीक है, उसमें एक और तरह का सूडो फोर्स लग जाता है, वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम केवल उन रोटेटिंग फ्रेम की बात कर रहे हैं जिनकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है। ओके, जिन फ्रेम का ए की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये दोनों इस कैटेगरी में जो फ्रेम थे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम थे, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉ वर्क नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इस तरह के फ्रेम में एक फिक्टिशियस या सूडो फोर्स जनरेट हो जाते हैं। अब हम इस देखेंगे कि ये एक्चुअली में क्या होते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बताया था कि अगर आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हम मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह से सूडो फोर्स होते हैं। अगर हम एक बस में हैं और बस आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो आप किस तरह के फ्रेम में हैं? इनर्शियल फ्रेम में हैं। अब क्या होता है, बस का ड्राइवर एक्सेलरेट कर देता है। बस को एक्सेलरेट करने का मतलब हो गया आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में अब एक्ट करने लगे। अब ठीक है, आप बैठे हो, रेस्ट में बैठे हो, ठीक है ना, अगर एक्सेलरेट करेगा तो एक झटका लगेगा आपको पीछे की तरफ, फिर उसके बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ओके, जैसे ही यानी आपके ऊपर एक फिक्टिशियस फोर्स लगना शुरू हो गया है, जैसे ही आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठे हो, उस फोर्स का आपको पता कैसे चलेगा? जैसे ही वो ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाते ही क्या होगा, आप एकदम आगे की तरफ आएंगे। न्यूटन के अकॉर्डिंग जब तक आपको कोई फोर्स ना लगाया जाए तब तक आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। आप तो रेस्ट में थे, लेकिन आपको एक झटका लग रहा है आगे की तरफ। वो क्यों लग रहा है? बस वाले ने ब्रेक लगाए हैं, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से ये फिक्टिशियस फोर्स जनरेट हो रहा है। हर नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक फिक्टिशियस फोर्स या सूडो फोर्स या एक एपरेंट फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन वहां पे नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो आप न्यूटन के लॉ लगाएंगे ही नहीं, उसके लिए एक नए लॉ ही बनाएंगे। आप न्यूटन की लॉ लगाएंगे, लेकिन आप इन फिक्टिशियस फोर्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब आपको कंसीडर कैसे करना है? दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक फ्रेम S है और एक फ्रेम S प्राइम है, और S प्राइम वो A एक्सेलरेशन से S से दूर जा रहा है। अब ये आपका इनर्शियल फ्रेम है, हो सकता है ये रेस्ट में हो,
और ये भी हो सकता है कि इसकी v कांस्टेंट हो, दोनों कंडीशन में ये इनर्शियल फ्रेम है, इसके रेस्पेक्ट में इसमें एक्सेलरेशन है a, तो ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है। बात समझ रहे हैं ना, एस प्राइम आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब एक पार्टिकल इस एस प्राइम फ्रेम में है, दैट मीन्स कि आप बस में बैठे हो तो बस के रेस्पेक्ट में आप कांस्टेंट, आपकी वेलोसिटी 0 है बस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और आप इससे दूर जा रहे हो, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है ये तो इनर्शियल फ्रेम में है। इस फ्रेम की बात कर रहे हैं अब हम। तो जैसे ही आप इस वाले फ्रेम में बैठे हो, इस पार्टिकल को या फिर आप ये बैठे हो तो इस पे एक फोर्स लग रहा है अपने आप ही। वैसे एक्चुअली में देखा जाए तो न्यूटन के अकॉर्डिंग इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है एम ए नॉट। ए नॉट स्पीड से अगर ये जा रहा है तो एम ए नॉट इस डायरेक्शन में लगातार फोर्स लग रहा है। और इसका पता कैसे चलेगा? जैसे ही ये रुकेगा, ठीक है, जैसे ही ये रुकेगा तो आपको क्या फील होगा? एक फोर्स किस डायरेक्शन में फील होगा? ये लगातार इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और इसका पता तब लगता है जब आप इसको चेंज करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपका फ्रेम इस डायरेक्शन में ए से जा रहा होगा तो जैसे ही ये चेंज होगा तो इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसका पता कब चलेगा? जैसे ही ये फ्रेम रुकेगा, ठीक है, इनर्शियल बनेगा। दैट मीन्स कि न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन अगर लगाने हैं तो अगर इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाने हैं तो आपको रेस्ट वाले पार्टिकल पे भी इतना एक फोर्स लगा हुआ है, ये अपीरेंट फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स या सूडो फोर्स लगा हुआ मान के या कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि इतना लगा ही रहेगा, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ओके, तो इसको हम एक एग्जांपल से भी देखते हैं। देखिए, जैसे मान लिया आपने लिफ्ट में, आजकल तो सभी लोग लिफ्ट में एक बार जरूरी बैठ लेते हैं, तो लिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो लिफ्ट में जब आप ऊपर जाते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ग्रेविटी तो आपको नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ए एक्सेलरेशन से। ओके, जो कुछ जो लिफ्ट होती हैं थोड़ी तेज चलती है, जब बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स होती हैं उसमें उसकी स्पीड थोड़ी तेज होती है, और जब बिल्डिंग्स कम होती हैं तो फिर भी थोड़ा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती हैं। तो यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं जिसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है, और ये बंदा जो ये खड़ा हुआ है लिफ्ट में, इस पे एक वेट लग रहा है mg नीचे की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन इस बंदे के ऊपर mg फोर्स लगा है, ये तो नेचुरल है, ठीक है। और इसका रिएक्शन फोर्स है, ये भी नेचुरल, ये कंसीडर करने चाहिए। लेकिन एक फिक्टिशियस फोर्स इस एक्सेलरेटेड मोशन के कारण, क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इस ऑब्जर्वर के लिए, ये जो ऑब्जर्वर जिसमें बैठा हुआ है ना, ये जो फ्रेम है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स नॉन इनर्शियल फ्रेम है ये। तब इसमें एक फोर्स, एक फिक्टिशियस फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिक्टिशियस फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो इसको हमें कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो एपिरेंट मास, एपिरेंट वेट कितना हो जाएगा इस ऑब्जर्वर का? mg तो उसका एक्चुअली है, लेकिन m इंटू ए, ठीक है, इतना उसका इस सूडो फोर्स की वजह से होगा, जो कि अपोजिट टू मोशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो टोटल वेट हो जाएगा इतना। अगर आपसे पूछा जाता है कि लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो आप अपने आप को भारी फील करते हैं, जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है तो हल्का सा फील होता है ना, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो आपको ऐसा फील होता है कि हम हल्के हो गए हैं, ठीक है ना। क्या होता है जब लिफ्ट नीचे जाती है इस डायरेक्शन में, तो आपके ऊपर एक सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगना शुरू हो जाता है। ए एक्सेलरेशन है तो एक m इंटू ए फोर्स को मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये फोर्स एम ए ऊपर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, वेट नीचे की तरफ है mg, तो ये इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा। जो एपिरेंट वेट होगा इस ऑब्जर्वर के लिए, ये आपका एस प्राइम फ्रेम है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा mg माइनस ma। वो डिपेंड करेगा फ्रेंड्स कि जो एक्सेलरेशन है वो कितना ज्यादा या कम है, जी के कंपैरिजन ज्यादा है या कम है, ठीक है, उसके हिसाब से ये होगा। अगर a की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा है तब उस कंडीशन में उस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और हो सकता है वो ऊपर जंप भी करे, ठीक है। अगर ये लिफ्ट टूट जाए एकदम से,
ठीक है, तो क्या होगा, लिफ्ट नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। अगर टूट जाएगी, ये तो एक रस्सी से ही तो ऊपर खींचती है, तो अगर ये टूट जाएगी तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है और ये नीचे गिरने लगेगी। ये आपका ऑब्जर्वर है, इसका मास m है और इस पे इसका वेट mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो लिफ्ट है ये नीचे की तरफ g एक्सेलरेशन से नीचे गिरने लगेगी, तो इस पे एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, एपरेंट फोर्स m इंटू जी के इक्वल। तब उस कंडीशन में जो ये ऑब्जर्वर है फील करेगा ओमेगा प्राइम फ्रेम में mg माइनस mg, दैट मीन्स जीरो वेट, अपना वेट उसको जीरो फील होगा और इसे कहते हैं वेटलेसनेस। ठीक है, तो इस तरह से नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये सूडो फोर्स वर्क करता है। जिस डायरेक्शन में आपका मूविंग फ्रेम होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ये फोर्स आपका फिजिकल फोर्स या कॉन्टेक्टल फोर्स नहीं है, जो कि न्यूटन ने बताए थे फोर्स, ठीक है ना। न्यूटन के अकॉर्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन का फोर्स है। आप फोर्स किसी पे फिजिकली टच करके लगाते हो, फ्रिक्शन फोर्स भी रियल फोर्स है, लेकिन ये फोर्स तो ऐसा फोर्स है जो कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क करना है, न्यूटन के लॉज को वर्क कराना है, तो इस फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई है इस फ्रेम की जो सीधी लाइन में चल रहा है एक्सेलरेटेड में। अब हम रोटेटिंग फ्रेम्स के बारे में बात करते हैं, उसमें किस तरह के फिक्टिशियस फोर्स वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, रोटेटिंग फ्रेम की अगर हम बात करें तो देखिए, कोई भी चीज़ जब रोटेट करती है तो न्यूटन के लॉ जब लगाते हैं तो हमें कहते हैं कि रोटेट करने में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो इस फोर्स को तो हम कंसीडर करते ही हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को। लेकिन एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में भी लगना शुरू हो जाता है। आपको ये पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? मान लिया इस एक्सिस की किसी भी एक्सिस के अराउंड घुमा रहे हो आप, ये एक्सिस है और कोई चीज़ घूम रही है ऐसे, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा होता है m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जरूरी होता है घूमने के लिए, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये मान लिया एक्सिस है, इससे ये r डिस्टेंस पे है और ये पार्टिकल है आपका, ऐसे घुमा रहे हैं आप, तो ये वाला जो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है। तो ये तो आपको पता ही है। और न्यूटन जब भी किसी रोटेटिंग फ्रेम की बात करते हैं तो इस फोर्स को तो कंसीडर करते ही हैं, लेकिन जब किसी चीज को रोटेट करते हैं तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक और फोर्स लगने लगता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस फोर्स का पता कब चलता है, और इसकी वैल्यू भी m ओमेगा स्क्वायर r के इक्वल होती है, लेकिन अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और इस फोर्स का नाम दिया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन है, m से मल्टीप्लाई किया तो तब क्या बन गया, ये फोर्स बन चुका है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसको न्यूटन कंसीडर नहीं करते, लेकिन रोटेटिंग फ्रेम में आते ही ये फोर्स अपने आप ही शुरू हो जाता है, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। और इसका पता तब चलता है जब आपने यहाँ पार्टिकल को, ये मान लिया किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जैसे ही ये टूटता है तो तुरंत ये बाहर की तरफ चला जाता है। ठीक है, ऐसा होता है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब किसी चीज को घुमाते हैं और जैसे ही डोरी टूटती है तो बाहर की तरफ जाती है, अंदर की तरफ तो नहीं आती है। आप तो ये कह रहे थे कि अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। और ये फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि ये फोर्स एक्शन एंड रिएक्शन का ही नहीं। कभी आप ये सोचो कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक फोर्स अंदर लग रहा है तो उसका रिएक्शन फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, ये इससे डिफरेंट फोर्स है। अगर आपने एक टेबल ली है, रोटेटिंग टेबल, और इसको घुमाना शुरू कर दिया और एक पार्टिकल को इसके ऊपर रख दिया और ये रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है, तब उस कंडीशन में ये सेंटर से कनेक्टेड नहीं है, तो इसके ऊपर किसी तरह का सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगा हुआ है। तो तब भी जैसे ही घुमाना शुरू करेंगे पार्टिकल, इसको टेबल को, तो ये बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये फोर्स कहाँ से आया, ये तो न्यूटन ने अपने किसी भी डिस्कशन में नहीं बताया था। ये फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम के कारण आया है और इसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हो। लेकिन एक और तरह का फोर्स होता है जिसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ये भी आ जाता है जैसे ही एक्चुअली ये पार्टिकल जब तक रेस्ट में है, तब तक तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। आपका जो ऑब्जर्वर है इस रोटेटिंग फ्रेम एस प्राइम में है, अगर आपने एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा किया है तो उसका फ्रेम एस है, वो इनर्शियल फ्रेम है, चीजें दोनों फ्रेम से डिफरेंट दिखाई देंगी।
अगर आप इस वाले ऑब्जर्वर की बात करें, उसके रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है क्योंकि ये रोटेटिंग फ्रेम में रखा हुआ है। लेकिन अगर आप एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा कर देते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल है ये रेस्ट में रखा हुआ है, और जैसे ही ये रोटेटिंग टेबल घूमना शुरू करती है तब ये पार्टिकल बाहर की तरफ जाता है, और ये जो ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग ये चीज ऐसे घूम रही है तो वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। इसके कॉरेस्पॉन्ड ये सीधा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस ऑब्जर्वर के कॉरेस्पॉन्ड क्योंकि टेबल ऐसे घूम गई ना तो पार्टिकल इस तरह से जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो हर किसी ऑब्जर्वर का देखने का अलग नजरिया है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? कोई चीज ऐसे घूम रही है तो पार्टिकल एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे पार्टिकल है, ये ऑब्जर्वर है, ये इसको ऐसे देख रहा है, और ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है, मान लिया ओमेगा ऐसे। अब ये क्या है, ये वाला ऑब्जर्वर देख रहा है ये इस तरह से घूम चुका है और ये बाहर की तरफ जाना शुरू करता है तो ये ऐसे यहाँ से जा रहा है, मतलब क्या होगा, इस तरह से जा रहा है। और इसके कॉरेस्पॉन्ड ये भी घूम चुका है क्योंकि ये तो ऐसे खड़ा हुआ है तो ये घूम चुका है, तो इसके हिसाब से ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। अभी हम केवल एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं। अभी एक चीज और देखेंगे जो है कोरियोलिस फोर्स, उसकी वजह से एक्चुअल पिक्चर ये नहीं होती है। अभी हम बता रहे हैं कि रोटेटिंग फ्रेम में एक फिक्टिशियस फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट होता है, और उसकी वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर है। और अगर न्यूटन के लॉज किसी रोटेटिंग फ्रेम में लगाने हैं तो इस फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। एक डेरिवेशन भी करेंगे हम लास्ट में, उसके बाद आपको ये दिखाई देगा कि ये कहाँ से जनरेट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोरियोलिस फोर्स के बारे में। देखिए, एक फोर्स अगर मान लिया रोटेटिंग फ्रेम है आपके पास एस प्राइम, ठीक है, उस फ्रेम में पार्टिकल मूव भी कर रहा है, तब उस कंडीशन में एक और तरह का फिक्टिशियस फोर्स भी मिलता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, जिसका नाम होता है कोरियोलिस फोर्स। अब देखिए, आपका ये टेबल है, टर्न टेबल, और यहाँ पे इसका एक्सिस है, ये घूम रहा है, और एक्सिस आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में बोर्ड के, ओमेगा इस डायरेक्शन में। अब आपको ऐसे ही दिखाएंगे ना, इस तरह से घूम रहा है। अब ऐसे घूम रहा है तो आपके पास ये रोटेटिंग फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम एस प्राइम, और एक ऑब्जर्वर आपका यहाँ खड़ा हुआ है एस फ्रेम में, और ये रेस्ट में है। ठीक है, ये रेस्ट में है तो इसका फ्रेम कौन सा हो गया, इनर्शियल फ्रेम। अब हमने कहा कि मान लिया ये मैरी गो राउंड है, घूम रहा है कोई चीज, तो जैसे ही घूमना शुरू करेंगी, कोई चीज रेस्ट में होती है, आपने एक बॉल ली और जैसे ही आपने घूमना शुरू किया और आपने फोर्स भी नहीं लगाओगे तो वो एकदम बाहर की तरफ निकल जाएगी। क्यों निकल गई, क्योंकि इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना शुरू हो गया, क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। अब इसमें क्या होता है कि आपने कहा कि दो यहाँ पे प्लेयर हैं, ठीक है, और ये इस रोटेटिंग टेबल पे वर्क कर रहे हैं। एक इस प्लेयर 1 और ये प्लेयर 2 है, और इस प्लेयर ने एक बॉल इस डायरेक्शन में हिट की। जैसे ही उसने हिट की तो ये ऐसे घूम रहा है, तो ये ऑब्जर्वर घूम के, मान लो टी टाइम हो गया, ये ऑब्जर्व करें तो इस पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा होती है जब भी कोई रोटेटिंग फ्रेम होता है, आपको ये भी पता है, और ये टेंजेंशियली इस तरह वर्क करती है, ये भी आपको पता है। ठीक है, ये तो न्यूटन के लॉ से आपने पहले ही पढ़ रखा है। तो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑब्जर्वर 1 ने जो रोटेटिंग फ्रेम के ऊपर ही है ऐसे दी है, लेकिन क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम है और इसका सर्कल है ये और इसकी डिस्टेंस है r, तो एक वी वाई कंपोनेंट यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान लिया ये r1 सर्कल के पाथ पे घूमेगा, आप एक्सिस तो ये है ना, ऐसे घूमना शुरू करेगा, और ये जो 2 है ये इस पाथ पे घूमेगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। अब हम केवल इसी टेबल की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, इसकी बात नहीं हो रही है, ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं और बॉल खेल रहे हैं। 1 ने 2 को बॉल दी, 1 ने 2 को बॉल पास की सीधे, ठीक है, क्योंकि वो उसके जस्ट अपोजिट है।
क्योंकि ये घूम रहे हैं और घूमने की वजह से एक यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जिसमें r इस एक्सिस से इसकी रेडियस है, इसे हमने r1 मान लिया और इसकी जो रेडियस है ये आपने r2 मान लिया है। तो v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा के इक्वल लगेगी। ये चीज तो समझ रहे हैं ना आप। तो v1 की वैल्यू v2 से कम होगी। क्यों? क्योंकि ये r के ऊपर डिपेंड कर रहा है और r की वैल्यू इसके लिए कम है और इसके लिए ज्यादा है। ठीक है, ओमेगा दोनों के लिए सेम है क्योंकि सेम ही फ्रेम पे ये रोटेट कर रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया था हम उन कंडीशन की ही बात कर रहे हैं जिसके लिए ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रोटेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए जैसे क्या होगा, आपने बॉल को यहाँ हिट किया, इसमें हॉरिजॉन्टल भी कंपोनेंट है और वर्टिकल भी है, तो बॉल कौन सा पाथ लेगी? ये वाला पाथ लेगी। ठीक है ना, क्योंकि दोनों कंपोनेंट है और ये यहाँ आ जाएगी। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर 2 है वो इतनी ही देर में, जितनी देर में ये बॉल यहाँ पे हिट करेगी, ये ऑब्जर्वर यहाँ आ जाएगा क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो v इज इक्वल टू r2 ओमेगा ग्रेटर देन r1 ओमेगा है ना। तो ये ऑब्जर्वर यहाँ पे पहुंच चुका होगा जब तक ये बॉल यहाँ पहुंचेगी। तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि इसने जो बॉल दी है वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई है। अब देखिए उसको क्या लगेगा, अगर हम इसी चीज को ऐसे कर दें और इसको हम थोड़ा घुमा दें, तो ये आपका ऑब्जर्वर 1 था, ये 2 था और इसने जब बॉल हिट की तो ये समझ लो पीछे रह गई, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई है, इस ऑब्जर्वर के पीछे रह गई है। ये आपका दोनों के बीच में, क्योंकि रेस्ट में है, आपने इसको ऐसे घुमा दो तो यहाँ पे बॉल गई है, इसके अकॉर्डिंग इसने ऐसे हिट किया। लेकिन ऑब्जर्वर 1 कह रहा है कि मैंने तो सीधे हिट की थी, लेकिन ये यहाँ पे आ गई है। क्यों आई है? ये क्यों डिफ्लेक्ट हुई है? क्योंकि इसके ऊपर एक कोरियोलिस फोर्स लगा है मोशन के कारण, और उसकी वैल्यू जो होती है फ्रेंड 2 इंटू एम इंटू आर क्रॉस वी के इक्वल होती है। ये भी हम मैथमेटिकली अभी निकालने वाले हैं। और देखिए कमाल की बात ये है कि अगर आपका ये जो ऑब्जर्वर है जो रेस्ट में यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको अगर कहा जाए कि वन ने किस डायरेक्शन में बॉल फेंकी थी, तब वो कहेगा देखिए ये फ्रेम जो है उसके अकॉर्डिंग ऐसे रोटेट हो चुका है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। ये ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, 1 और 2 यहाँ पे है और इसने ये कंपोनेंट दिया वेलोसिटी का। ठीक है, अब क्या हुआ, ये फ्रेम ओमेगा से इधर घूम गया है, ओमेगा से, और ये सोर्स देख रहा है लगातार, इसने ऐसे मारा बॉल लेकिन इसको ऐसा फील नहीं हो रहा। ये जैसे ही इधर घूमा थोड़ी देर बाद तो इसको ऐसा लगेगा कि इसने इसके इधर की साइड हिट किया है बॉल को। दैट मीन्स इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि नहीं, इसने सीधी ना मार के इस डायरेक्शन में मारी है बॉल, लेकिन ऑब्जर्वर 2 कहेगा नहीं आपने इस डायरेक्शन में मारी है। तो इस तरह के कुछ फिक्टिशियस फोर्स जनरेट हो जाते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये फिक्टिशियस फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में जनरेट होते हैं। अब हम ड्राइव करेंगे कि ये फोर्स कैसे निकलते हैं। ठीक है ना, इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो सिर्फ एग्जांपल हैं, देखिए ये ध्यान रखना है, ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, हम ये बात कर रहे हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट की जिनके वेलोसिटी कंपैरेबल टू सी नहीं है, तभी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगे थे। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि जैसे ही आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वो जनरल लॉज हो जाएंगे, वो हर किसी पे लगेंगे। लो वेलोसिटी के लिए गैलीलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं वो, और वैसे हम मोस्टली उसी को ही लगाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए आपके पास 2 फ्रेम हैं, ये आपको इमेजिन करके चलना पड़ेगा। एक फ्रेम S है और दूसरा फ्रेम S प्राइम है जो कि रोटेटिंग फ्रेम है। ये इनर्शियल फ्रेम है और दोनों कोइंसाइड करे, दोनों के ओरिजिन कोइंसाइड करे हुए हैं। तो फर्स्टली आपने कहा कि दोनों एक ही जगह है, x y z, और x प्राइम y प्राइम और z प्राइम ये ऐसे हैं और o प्राइम से कोइंसाइड किए हुए हैं। तब उस कंडीशन में ये I डायरेक्शन है, ये J डायरेक्शन है और ये K डायरेक्शन है। ये तो आपको पता है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। और हमने ये मान लिया I प्राइम, J प्राइम
और के प्राइम, ये आपके प्राइम एक्सेस एस प्राइम से रिलेटेड है, क्योंकि एस प्राइम हमने दूसरा इसलिए लिया है, एस प्राइम को आप रोटेट करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में, तो वो तो आपका जो घूमेगा फ्रेम वो तो आपका बन जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम, और जो रेस्ट में है वो आपका इनर्शियल फ्रेम है। तो हम उनमें चीजों को देखने की कोशिश करेंगे और उनमें रिलेशन निकालेंगे। तो आपने कहा, मान लिया ये जो एस प्राइम फ्रेम है, पहले इसमें एक पार्टिकल P है जिसको ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो r वेक्टर है, ठीक है। अब क्या है, ये जो पॉइंट P है ये S प्राइम फ्रेम के ऊपर रखा हुआ है, यानी एक टेबल है, रोटेटिंग टेबल है, वो टेबल आपने रखी है कांस्टेंट, अभी घुमा नहीं रहे हैं, और उसके ऊपर एक पार्टिकल रख दिया है, ठीक है। लेकिन उस टेबल के ऊपर रखा हुआ है पार्टिकल, क्योंकि आप टेबल को घुमाएंगे, तो दैट मीन्स कि अगर आप एस प्राइम फ्रेम को घुमाएंगे तो ये पार्टिकल घूमेगा किसके रेस्पेक्ट में, फिक्स फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये घूमेगा, लेकिन टेबल के रेस्पेक्ट में ये घूमेगा नहीं, ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगी ना फ्रेंड्स, ये तो घूम रहा है। तो एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये क्या है, जीरो वेलोसिटी से, मतलब रेस्ट में रखा हुआ है, लेकिन एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू कर रहा है, ठीक है ना। दोनों ऑब्जर्वर की अलग अलग बात हो गई है ना। तो आपने कहा, मान लिया ये एस प्राइम फ्रेम के ये कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई, एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम, और ये पार्टिकल भी घूमना, पोजीशन चेंज कर लेगा अपने हिसाब से। तो सबसे पहले जो वेक्टर r है वो तो आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, और वेक्टर r प्राइम जो है वो एक्स प्राइम आई प्राइम प्लस वाई प्राइम जे प्राइम प्लस जेड प्राइम के प्राइम, ये वेक्टर है, ठीक है। ये जो है, ये जो वेक्टर है ये इसके साथ अटैच है पार्टिकल। देखिए आपको ये दोनों इक्वेशन क्लियर होंगी, जिसमें r वेक्टर आपका s फ्रेम में है और ये आपका s प्राइम फ्रेम में है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है यूनिट वेक्टर i j k टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, ये जो i j k प्राइम लिखा है, और x प्राइम y प्राइम और z प्राइम भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ये टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर एस के रेस्पेक्ट में, जो इनर्शियल फ्रेम में है उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप एस प्राइम फ्रेम की बात करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में आई प्राइम जे प्राइम और के प्राइम कांस्टेंट है। अगर आप टेबल पे ही खड़े हैं और पार्टिकल को देख रहे हैं तो आप भी उसके साथ घूम रहे हैं रोटेटिंग फ्रेम के साथ, तो उस कंडीशन में आई प्राइम जे प्राइम और के प्राइम कांस्टेंट वैल्यू के हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। किस कंडीशन में चेंज हो रहे हैं, जब एस ऑब्जर्वर देखेगा, जो इनर्शियल फ्रेम में खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, उसके रेस्पेक्ट में ये सब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दैट मीन्स कि अगर हम डी आर प्राइम अपॉन डी टी निकालेंगे तो वो आपका हो गया डी अपॉन डी टी, डी एक्स प्राइम अपॉन डी टी आई प्राइम प्लस डी वाई प्राइम अपॉन डी टी जे प्राइम प्लस डी अपॉन डी टी जेड प्राइम ऑफ के प्राइम, ठीक है। ये प्राइम लगा दिया हमने। ये जो वेलोसिटी है एक तरह से डी आर प्राइम अपॉन डी टी, ये ऑब्जर्व फ्रॉम एस प्राइम फ्रेम, एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में आई प्राइम जे प्राइम और के प्राइम आपके टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वो भी घूम रहा है उसके साथ, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आप डी आर अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम निकालते हैं तो आपके एक्स प्राइम और आई प्राइम, वाई प्राइम और जे प्राइम, जेड प्राइम और के प्राइम, ये सारे के सारे घूम रहे हैं, क्योंकि एक्स प्राइम के साथ ही आई प्राइम है, ये भी रोटेट कर रहा है। किस फ्रीक्वेंसी से, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तब उस कंडीशन में डी एक्स प्राइम अपॉन डी टी इंटू आई प्राइम प्लस डी वाई प्राइम अपॉन डी टी जे प्राइम प्लस डी वाई प्राइम डी जेड प्राइम अपॉन डी टी जेड प्राइम प्लस, अब हमें इन्हें भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स प्राइम डी आई प्राइम अपॉन डी टी प्लस वाई प्राइम डी जे प्राइम अपॉन डी टी प्लस जेड प्राइम डी के प्राइम अपॉन डी टी,
समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये ऑब्जर्वर एस देख रहा है जो इनर्शियल फ्रेम में है, वो सबको रोटेट होते हुए देख रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। इसमें हमने क्या किया है, एस फ्रेम में निकाल दिया है। अब हमने क्या किया, देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, या हम ये कहते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, और जहां पे v की वैल्यू डी आर अपॉन डी टी होता है ना। ये हमें ऐसे ही बता रहे हैं आर के रेस्पेक्ट में, अगर आ रहा हो यहाँ तो हमने डी आई प्राइम अपॉन डी टी करें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आई। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो ये आई प्राइम फ्रेम है जो इससे अटैच है, वो ओमेगा फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से। तो हम यहाँ पे डी आई प्राइम अपॉन डी टी को अगर ये लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम ऐसे ही डी जे प्राइम अपॉन डी टी को ओमेगा क्रॉस जे प्राइम एंड डी के प्राइम अपॉन डी टी को ओमेगा क्रॉस के प्राइम, ये लिख देंगे। अब यहाँ वाली बात करिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ये। तो दैट मीन्स ये इक्वेशन बन जाएगी डी आर अपॉन डी टी एट ऑब्जर्व फ्रॉम एस फ्रेम इज इक्वल टू डी आर प्राइम अपॉन डी टी एट ऑब्जर्व फ्रॉम एस प्राइम फ्रेम प्लस ओमेगा। आप क्या करेंगे फिर, ओमेगा सब में कांस्टेंट है तो ओमेगा को कॉमन ले लेंगे, एक्स प्राइम आई प्राइम प्लस वाई प्राइम जे प्राइम प्लस के प्राइम जेड प्राइम के प्राइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, वेक्टर आर के इक्वल, वेक्टर आर प्राइम के इक्वल। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वेक्टर आर एस इज इक्वल टू वेक्टर आर प्राइम अपॉन डी टी एट ऑब्जर्व फ्रॉम एस प्राइम फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस आर प्राइम। ठीक है, ये अभी तक इक्वेशन आ चुकी है, ये सब चीज आप देख चुके हैं, इसमें शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। एक देखिए हम क्या करेंगे, डी आर प्राइम अपॉन डी टी को जो एस प्राइम फ्रेम में है डी प्राइम आर अपॉन डी टी लिख देंगे फ्रॉम एस प्राइम फ्रेम। नोटेशन में आर प्राइम की जगह यहां पे प्राइम लगा दिया, बस ये है दिक्कत। दोनों रिप्रेजेंट यही कर रहे हैं कि ये भी वेलोसिटी इन एस प्राइम फ्रेम और ये भी वेलोसिटी इन एस प्राइम फ्रेम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसीलिए केवल नोटेशन की वजह से आप डरेंगे नहीं कि क्या हो गया। तो इसीलिए ये जो इक्वेशन हो गई है डी आर अपॉन डी टी इन एस फ्रेम इज इक्वल टू डी प्राइम आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर प्राइम। देखिए फ्रेंड्स, जो आर है और आर प्राइम है वो सेम है, क्योंकि आपने इसका ओरिजिन सेम लिया है। ठीक है, इसीलिए आप अगर आर लिख रहे हैं या आर प्राइम लिख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल एस ऑब्जर्वर के लिए जो उसका फ्रेम है वो रोटेट नहीं कर रहा है, रेस्ट में है वो, एस प्राइम फ्रेम में वो रोटेट कर रहा है, तो उसके साथ अटैच जो ये कोऑर्डिनेट हैं, जो एक्सिस हैं, वो भी रोटेट कर रहे हैं, बस ये अंतर है। तो इसीलिए आपने कहा कि आपका ये जो ऑपरेटर है डी अपॉन डी टी, ये आपका डी प्राइम अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपको इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है और आपको एक्सेलरेशन इन एस फ्रेम निकालना है, क्योंकि एक्सेलरेशन से ही आप निकालेंगे कि कितना फोर्स जनरेट हो रहा है रोटेटिंग फ्रेम में, तो आपको एक्सेलरेशन ही निकालना है। तो डी अपॉन डी टी ऑफ डी आर अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा, तभी आपका डेल टू आर अपॉन डेल टी स्क्वायर निकलेगा इन एस फ्रेम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी एक्सेलरेशन इन एस फ्रेम, यानी ये जो ऑब्जर्वर रेस्ट में है उसके लिए अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो एस फ्रेम में ये वाला बस ऑपरेटर यूज करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डी अपॉन डी टी ऑफ, और ये आपको पता है कि ये जो डी आर अपॉन डी टी है ये इसके इक्वल है, तो डी अपॉन डी टी लगाएंगे तो इसके इक्वल निकल के आएगा। डी अपॉन डी टी की वैल्यू डेल प्राइम अपॉन डेल टी प्लस ओमेगा क्रॉस, ये ऑपरेटर लगा दिया है, किसके ऊपर लगाया है, इसके ऊपर।
डेल प्राइम आर अपॉन डेल टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस इक्वेशन पे ये लगा दिया है ऑपरेटर। तो देखिए यहां पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या निकल के आता है, ये नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं हम। सबसे पहले डेल टू आर अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको उस पे लगाएंगे डेल प्राइम अपॉन डेल टी ओमेगा क्रॉस आर, प्लस अब आपने ये किया ओमेगा क्रॉस डेल प्राइम आर अपॉन डेल टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को डेल टू प्राइम आर अपॉन डेल टी प्लस, ये देखिए फ्रेंड्स ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ओमेगा क्रॉस डेल प्राइम आर अपॉन डेल टी प्लस ओमेगा क्रॉस दिस सेम है, ओमेगा क्रॉस डेल प्राइम आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। यहां पे ये दोनों आप टर्म देख रहे हो सेम है, ओमेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और डेल टू आर अपॉन डेल टी स्क्वायर यहाँ प्राइम है प्लस 2 ओमेगा क्रॉस, इसे आप v लिख सकते हैं फ्रेंड्स, डी आर अपॉन डी टी वेलोसिटी इन एस फ्रेम जो आपका इनर्शियल फ्रेम है उसमें है, प्लस ओमेगा क्रॉस आर। यहां से आपको ये पता चल गया है दिस। देखिए ओमेगा इसमें कांस्टेंट है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल निकल के आ जाएगी। तो जो फाइनल इक्वेशन आपकी बन रही है वो ये कह रही है, इसको हम हटा देते हैं, इसके अकॉर्डिंग डेल टू आर अपॉन डेल टी स्क्वायर इन एस फ्रेम इज इक्वल टू डेल प्राइम आर अपॉन डेल टी स्क्वायर इन एस प्राइम फ्रेम प्लस 2 ओमेगा क्रॉस v प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं कि एस फ्रेम में एक्सेलरेशन जो होगा वो एस प्राइम फ्रेम में जो एक्सेलरेशन है प्लस ये दो टर्म के इक्वल निकल के आ रहा है। अगर इस इक्वेशन को हम m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू जो न्यूटन का लॉ है, सेम अगर एक इनर्शियल फ्रेम में F इज इक्वल टू एम है तो दूसरे फ्रेम में भी सेम होना चाहिए, यानी कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए और F प्राइम में भी m इंटू ए के इक्वल हो। लेकिन ये पूरा एक्सेलरेशन आ रहा है रोटेटिंग फ्रेम में, इतना ये दोनों टर्म एक्स्ट्रा आ रही हैं, हमें चाहिए थी केवल ये टर्म जो कि ऑब्जर्व बाय न्यूटन है, जो एक्चुअल में होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों टर्म क्यों आ रही है, ये दोनों टर्म ही रिप्रेजेंट कर रही है कि रोटेटिंग फ्रेम में एक फिक्टिशियस या सूडो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इनको हम नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं दिस इज कोरियोलिस फोर्स और इसको नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और इनकी वैल्यू जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन से उसकी इक्वल होगी, ठीक है, तभी तो ये F इज इक्वल टू एफ प्राइम के इक्वल निकल के आएगा। दैट मीन्स कि ये दोनों वैल्यूज ऐड हो गई हैं अपने आप, इन्हें हमें हटाना पड़ेगा अगर न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाने हैं। तो F कोरियोलिस इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2m ओमेगा क्रॉस v के इक्वल, और F ऑफ सेंट्रीफ्यूगल जो दोनों फिक्टिशियस फोर्स हैं इसमें m इंटू ओमेगा क्रॉस r के इक्वल होगा। अब ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है रोटेटिंग फ्रेम में तब ये फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी अगर पार्टिकल रेस्ट में है तभी कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता है, अगर पार्टिकल रेस्ट में नहीं है
अगर पार्टिकल रेस्ट में नहीं है तो ये फोर्स लगेगा। दैट मीन्स जब तक कि आप किसी स्ट्रिंग से अटैच रखते हो किसी पार्टिकल को और गोल गोल घुमाते हैं तो केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही दिखाई देता है आपको, ठीक है, जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है। वो ही पता चलता है कि जैसे ही तोड़ेंगे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये वाला जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन ये फोर्स जैसे ही मोशन में आ जाता है पार्टिकल तो ये इसको डिफ्लेक्ट करता है। यही चीज मैंने आपको पिछले जो अभी एग्जाम्पल बताया था उस एग्जाम्पल में बताई थी, और वो डिफ्लेक्शन अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग है। अगर कोई उसी फ्रेम पे है, ठीक है, कोई दूसरा ऑब्जर्वर उसी फ्रेम पे है, तो उसकी बात की जाए अगर वो एक्सिस के पास है तो उसको डिफ्लेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में दिखाई देता है। डिफ्लेक्शन अगर आपका ऑब्जर्वर रेस्ट में है इनिशियल फ्रेम में तो उसको डिफ्लेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में दिखाई देता है, और अगर इसी रोटेटिंग फ्रेम में है तो डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये फ्रेंड्स सुडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 2-3, फिर उसके बाद हम माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।